नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। तो आज हम लोग को स्टार्ट करना है प्लांट किंगडम। पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई का डिटेलिंग किया। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग किंगडम प्लांटेई भी पढ़ेंगे। तो अगर मैं आपको इस चैप्टर को ओवरव्यू दूं तो बेसिकली हम लोग को पढ़ना क्या क्या है इसमें। तो हमारा पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन सिस्टम विद इन एंजियोस्पर्म, जिसमें आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये सब है। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो है एल्गी, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और सबसे लास्ट में एंजियोस्पर्म। बट एंजियोस्पर्म की जो स्टडी है वो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट उसमें करेंगे। बाकी सबकी डिटेलिंग एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म इसी चैप्टर में होगा। तो इतने लेक्चर्स में आप लोगों ने ना समझा होगा कि जैसे हम लोगों ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा जिसको कैरोलस लिनियस ने दिया था, उसका बेसिस क्या था? सेल वॉल का प्रेजेंस और एब्सेंस। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो प्लांट में आ गए थे वो। लेकिन उसके बाद फिर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई जैसा जैसे आए तो उन सब किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे अगर उनके पास सेल वॉल था तो आए कहाँ से होंगे? प्लांट किंगडम से आए होंगे। मतलब ये किंगडम जो है काफी फ्लक्चुएटिंग रहा है। जैसे जैसे क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन बढ़ा, चीजें हम लोग और पता, कैरेक्टरिस्टिक्स और पता चलने लगी, वैसे वैसे इसके ऑर्गेनिज्म निकल निकल के अलग अलग किंगडम में चले गए। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताऊं, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इसका दूसरा नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी, यही ना है? ब्लू ग्रीन एल्गी। लेकिन मुझे आप बताओ कि यह एल्गी है? नहीं, ये तो एल्गी है नहीं। इसकी स्टडी हम लोग कहाँ किए थे? मोनेरा में किए थे। तो ये इसका जीता जाता उदाहरण है कि जैसे चीजें क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया बढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़े, वैसे वैसे इसमें से निकल निकल के लोग अलग अलग किंगडम में चले गए। ठीक है। तो हम लोग को जो सबसे पहला टॉपिक है वो स्टार्ट करना है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये एंजियोस्पर्म का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसका सबसे पहला टॉपिक है। तो सबसे पहले ये यूज क्या करता था? ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो इट यूजेस ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ये मॉर्फोलॉजी क्या होती है मैं आपको पहले बता चुका हूं। मॉर्फोलॉजी मतलब होती है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो ये ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को यूज करता है, जैसे लाइक हैबिट्स, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लिप्स, एंड शेप ऑफ लिप्स। अब क्लासिफिकेशन किया है तो उसका बेसिस तो कुछ ना कुछ होगा ही। तो उसका बेसिस क्या पहले समझ लेते हैं हम लोग। तो इसका बेसिस है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोसियम, वेजिटेटिव कैरेक्टर और स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोसियम। ठीक है। इसको दिया किसने था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। कैरोलस लिनियस ने दिया था। स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोसियम के बेसिस पे प्लांट को 24 क्लासेस में डिवाइड किया था इन्होंने। लेकिन इससे कुछ डिमेरिट थे। अब डिमेरिट आपको समझ में आ रहा होगा। ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ही यूज किया गया था। यहां पे हम लोग को एनाटॉमी नहीं देखा, इंटरनल स्ट्रक्चर बारे नहीं पढ़ा, केवल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो हुआ क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही कम है। इससे क्या होगा? क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज जो है वो अलग हो गई होंगी। तो पहला ये दिक्कत था, इट्स सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज। क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज को ये सेपरेट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम कैरेक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट था। ठीक है। बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर्स। दूसरा क्या था? इट गेव इक्वल इंपॉर्टेंस, इक्वल इंपॉर्टेंस टू वेजिटेटिव, टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इन्होंने इक्वल इंपॉर्टेंस दे दिया।
जो बहुत ही गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो वेजिटेटिव है ना, ये एनवायरमेंट से जल्दी इफेक्ट कर जाता है, अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट फास्टली। तो इस वजह से सेक्सुअल और वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को बराबरी नहीं दी जा सकती थी। तो ये दो गलतियां थी इसमें। ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड था ये, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोसियम इसका बेसिस था। ठीक है, ये चीजें थी। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हो गया ये। जो हमारा अगला टॉपिक है वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। उसके अंदर मॉर्फोलॉजी के साथ साथ इंटरनल स्ट्रक्चर को भी इंक्लूड किया गया। ठीक है, जो हमारा दूसरा है वो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें क्या था, इट डिपेंड ऑन नेचुरल एफिनिटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इस पे डिपेंड करते थे। दूसरा, इट इंक्लूड्स, अब देखिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो आर्टिफिशियल में ही था, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के साथ साथ इंटरनल स्ट्रक्चर पे भी ध्यान दिया गया। अब इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे कैसे है वो देख लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल में देखा जाए तो सबसे पहले आता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अभी अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स और अदर बायोलॉजिकल थिंग्स विच आर विजिबल ओनली इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मतलब स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल और अदर बायोलॉजिकल थिंग्स, अदर बायोलॉजिकल थिंग्स which are only visible in इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो उसे क्या कहा गया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। दूसरा क्या था हमारा, दूसरा था एनाटॉमी। दूसरा था एनाटॉमी। ये एनाटॉमी क्या होता है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे टिश्यू वगैरह पढ़ना, वो सब क्या है, एनाटॉमी ही था। तो एनाटॉमी क्या हुआ, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ लिविंग बींग्स। प्लांट एनिमल्स में आ गई, वो क्या हुआ, एनाटॉमी। एनाटॉमी तुम लोग को पढ़ना भी है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स चैप्टर्स है, फिर एनाटॉमी फ्लावरिंग प्लांट्स का भी तो है, तो एनाटॉमी चैप्टर ही पूरा पूरा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा थर्ड क्राइटेरिया था वो था एम्ब्रियोलॉजी। ये एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, कहाँ से, फर्टिलाइजेशन के बाद से बर्थ तक की पूरी जो एम्ब्रियो की स्टडी है वो एम्ब्रियोलॉजी में आता है। तो हम लोग बस छोटे में लिख देते हैं स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, ये किस में आ जाएगा, एम्ब्रियोलॉजी में। ठीक है, उसके बाद एक जो लास्ट बचा हुआ है उसको देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। फोर्थ था हमारा फाइटोकेमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री सुनते ही आपको समझना होगा कि इसमें कुछ केमिकल से रिलेटेड चीजें हैं। तो फाइटोकेमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट इन प्लांट, बेसिकली फाइटोकेमिकल्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। बेसिकली इसमें लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक क्या है, स्टडी ऑफ केमिकल्स present in plant especially phytochemicals और secondary metabolites। अभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हम लोग बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा ये चीजें एनसीईआरटी में इसकी मीनिंग नहीं थी, उन्होंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री ऐसा करके एंटर कर दिया। बट अगर दिया हुआ है तो आपको इसका थोड़ा सा डिटेल जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक जो लास्ट थी वो बच गई है, इसको दिया किसने था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया किसने था, तो प्रपोज्ड बाई
जॉर्ज बेंथम और एक लोग और थे जिनका नाम था जोसेफ डेल्टन हुकर। बेसिकली बेंथम और हुकर ने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया था, ठीक है। तो हम लोगों ने 2 पढ़ लिया अभी तक, आर्टिफिशियल सिस्टम और नेचुरल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या था, केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को यूज किया गया था, वेजिटेटिव कैरेक्टर और स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोसियम इसका बेसिस था। यहाँ पे इन्होंने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के साथ साथ, नेचुरल सिस्टम में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के साथ साथ इंटरनल स्ट्रक्चर भी लिया, जिसमें क्या क्या था, अल्ट्रा स्ट्रक्चर था, एनाटॉमी था, फाइटोकेमिस्ट्री था, एम्ब्रियोलॉजी था। उसके बाद आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फिर क्या आता है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। आप समझिए, फाइलोजेनी आपको पता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे जितनी भी स्टडी होती है उस हम लोग क्या कहते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशन सिस्टम। तो बेसिकली ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे ही हुआ होगा। इसका एनसीईआरटी क्या स्टेटमेंट देती है, इट एज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टेक्सा हैव कॉमन एंसेस्ट्री। क्या बोला एनसीईआरटी ने, इट एज्यूम्स दैट organism belonging to organisms belonging to same taxa have common ancestry। अच्छा, टेक्सा पता है ना क्या होता है, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये पर्टिकुलर एक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो टेक्सा बिलोंग करते हैं, तो उनका वो क्या है, कॉमन एंसेस्ट्री होता है, ठीक है। अब इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ हम लोग और भी चीजें पढ़ते हैं, जैसे सबसे पहला हमारा आता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। इसमें क्या होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, इट यूजेस कंप्यूटर। उसमें क्या होता है कि जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं उसको नंबर और कोड असाइन किया जाता है, ठीक है। इट असाइंस नंबर एंड कोड्स टू ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, नंबर और कोड्स असाइन कर दिया जाता है। अब इसका फायदा क्या है, हम लोग इक्वल वेटेज दे सकते हैं सारे कैरेक्टर्स को और एक समय पे 100 ऑफ कैरेक्टर्स पढ़ सकते हैं। इसका फायदा क्या है, इट गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल कैरेक्टर्स एंड at same time we can study hundreds of characters, ठीक है। ये था न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में। फिर उसके आगे भी है, ये हो गया, उसके आगे है साइटोटेक्सोनॉमी और कीमोटेक्सोनॉमी। जो हमारा साइटोटेक्सोनॉमी होता है, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम बिहेवियर इस पे डिपेंड करता है ना, डिपेंड ऑन, या कर सकते हो बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एटसेट्रा, इस पे डिपेंड कर देता है, ठीक है। फिर एक आता है कीमोटेक्सोनॉमी। इसमें क्या होता है, कीमोटेक्सोनॉमी में बेसिकली इट यूजेस केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट, ठीक है, यूजेस केमिकल constituents of plants, ठीक है। तो ये हमारा एंजियोस्पर्म के अंदर क्लासिफिकेशन सिस्टम थे, उसको सपोर्ट करने के लिए सारी चीजें आई हुई थी, ठीक है। तो जल्दी से इसका हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आप हमको पता ही चीजें आपको थोड़ी बोरिंग लगी होंगी। लिख लिया आप लोगों ने,
चलिए तो जल्दी इसका हम लोग जल्द एक रिवीजन मार लेते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी है थोड़ी चीज़ों की। तो सबसे पहले हमारा आया होगा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले क्या था? आर्टिफिशियल सिस्टम आया जिसमें क्या यूज किया गया, अब मैं लिखूंगा नहीं, बता रहा हूं क्या क्या यूज किया गया। ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोसियम दिया किसने था? कैरोलस लिनियस ने था। दिक्कत क्या हुई कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को सेपरेट कर रहा था। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम कैरेक्टर्स पे था और वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दिया। लेकिन ये गलत है क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एनवायरमेंट से जल्द इन्फ्लुएंस हो जाता है। फिर उसके अगेंस्ट आया नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो नेचुरल एफिनिटीज पे डिपेंडेंट था। वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के साथ साथ इंटरनल स्ट्रक्चर को भी लिया साथ में, जिसमें उन्होंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर, फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी ये वगैरह वगैरह और एनाटॉमी ये चीजें यूज की। दिया किसने था? बेंथम और हुकर ने। फिर उसके बाद आया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे डिपेंडेंट था। ये एज्यूम करता है कि ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टेक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर्स। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है जो कंप्यूटर बेस्ड डेटा पे काम करता है। नंबर और कोड्स सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को असाइन किया जाता है। इसका फायदा क्या है कि 100 ऑफ कैरेक्टर एक साथ पढ़ सकते हैं और इक्वल इंपॉर्टेंस मिल सकती है सारे कैरेक्टर्स को। फिर उसके बाद आया साइटोटेक्सोनॉमी और कीमोटेक्सोनॉमी। तो साइटोटेक्सोनॉमी क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर पे डिपेंड करता था और जो कीमोटेक्सोनॉमी है वो केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल पे डिपेंड करता था। ठीक है, तो जल्दी से मैं लिख देता हूं आर्टिफिशियल सिस्टम, फिर आया नेचुरल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, फिर आया फाइलोजेनेटिक, फिर आया न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी और कीमोटेक्सोनॉमी, और कीमोटेक्सोनॉमी। जब रिवीजन करने बैठेंगे नोट्स बनाने के बाद, पढ़ने के बाद, तो ये सब चीजें आप हाईलाइट कर लेंगे और एक एक साथ पढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्गी। हम लोग का जो मेन टॉपिक वो स्टार्ट हो रहा है वो क्या है? एल्गी। अब एल्गी के बारे में एनसीईआरटी कुछ बातें लिखती है। क्या क्या लिखती है वो? सबसे पहले ये क्लोरोफिलस होते हैं, क्लोरोफिलस होते हैं। अच्छा, क्लोरोफिल है तो क्या होंगे? फोटोसिंथेटिक मतलब ऑटोट्रॉपिक है। ठीक है, ये लार्जली इक्वेटिक होते हैं, ये लार्जली एक्वेटिक, जिसमें ये फ्रेश और मरीन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। फ्रेश एंड मरीन वाटर ये दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन एक बात नहीं है, वो क्या है? दे आर थैलॉइड। ये क्या होते हैं? थैलॉइड होते हैं। क्लोरोफिलस हो गया, ऑटोट्रॉपिक हो गया, लार्जली एक्वेटिक होते हैं ये, लेकिन ये थैलॉइड होते हैं। थैलॉइड क्या होता है कि पूरी प्लांट बॉडी इनकी सिंपल और अनडिफरेंशिएटेड रहती है। मतलब ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स में इनकी प्लांट बॉडी डिवाइड नहीं रहती है। ठीक है, तो प्लांट बॉडी इज सिंपल and not divided into true root, true stem and true leaves। ठीक है, ये होता है थैलॉइड का मतलब। ये मुझे पता है कि प्लांट किंगडम बहुत ही ज्यादा बोरिंग चैप्टर है, बट अगर साथ लगे रहेंगे और नोट्स बनाते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो आसान हो जाएगा ये काफी। ठीक है, उसके बाद ये हो गया कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसका, ये लिखवा दे रहा हूं मैं आगे आपको और बात इसके रिलेटेड। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये पाए कहाँ जाते हैं, इनका हैबिटेट। अगर इनका हैबिटेट देखा जाए, ये पाए जाते हैं मॉइस्ट स्टोन पे, पत्थर पे, मॉइस्ट स्टोन पे पाए जाते हैं, सॉइल पे पाए जाते हैं, वुड पे पाए जाते हैं। अच्छा, एक लाइकेन बताया था पिछले लेक्चर का लास्ट टॉपिक, लाइकेन। तो लाइकेन में मिलते हैं फंजाई के साथ एसोसिएशन ना, लाइकेन विथ फंजाई, मैं यहां लिख देता हूं, एंड विथ स्लॉथ बियर। एनिमल के साथ भी इनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहता है, वो है स्लॉथ बियर के साथ। ठीक है, स्लॉथ बियर के साथ भी मिलते हैं। ठीक है, ये इनका हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? जहां वो पाए जाते हो। तो मॉइस्ट स्टोन पे पाए जाते हैं, सॉइल और वुड पे पाए जाते हैं, लाइकेन फंजाई के साथ, और विथ स्लॉथ बियर एनिमल के साथ भी रहता है। ठीक है, ये उनका हो गया हैबिटेट। जो एल्गी होते हैं ना, वो फॉर्म और साइज में बहुत वेरी करते हैं, मतलब इनका फॉर्म और साइज भी बहुत अलग अलग रहता है। तो एनसीईआरटी लिखती है कि वेरीज इन
फॉर्म एंड साइज, फॉर्म एंड साइज। जैसे यूलेक्ट्रिक्स, जैसे वॉल्वॉक्स हो गया, वॉल्वॉक्स होता है कॉलोनियल, कॉलोनी फॉर्मेशन करते हैं ये। और जो यूलेथ्रिक्स और स्पायरोगैरा है, यूलेथ्रिक्स और स्पायरोगैरा है, वो होते हैं फिलामेंटस। वो क्या होते हैं? फिलामेंटस। ठीक है, अब ये एग्जांपल याद करना, यही दो अभी आगे भी आएगा। तो वॉल्वॉक्स जो होता है वो कॉलोनियल, यूलेथ्रिक्स स्पायरोगैरा वो फिलामेंटस होते हैं। एक होता है केल्प्स, ठीक है, ये क्या करता है? मैसिव प्लांट बॉडी फॉर्मेशन कर देता है ये, ठीक है, मैसिव प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है ये, सेवरल फीट तक जाता है ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेरीज इन फॉर्म एंड साइज में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनका रिप्रोडक्शन। लिख लिया ये बेसिकली मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं एल्गी का आपको, ठीक है। अब इनका आता है रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन करते कैसे कैसे, चलो यहां लिखता हूं। ये रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी करते हैं, एसेक्सुअली भी करते हैं और सेक्सुअली भी करते हैं। तो जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात किया जाए तो वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करते हैं। और हर फ्रेगमेंट थैलस का फॉर्मेशन कर देते हैं। ईच फ्रेगमेंट फॉर्म थैलस। ठीक, ये हो गया इनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका जो होता है वो स्पोर के थ्रू होता है, जिसमें एग्जांपल है जू स्पोर। जू स्पोर कैसा रहता है पता है मैंने? जू स्पोर कैसा होता है? जू स्पोर रहता है फ्लैजिलेटेड। जू स्पोर कैसा रहता है? फ्लैजिलेटेड। अच्छा, फ्लैजिलेटेड का मतलब क्या है? ये मोटाइल होते हैं। ये क्या होते हैं? ये मोटाइल होते हैं, ठीक है। और जब इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाती है वो होता है बाई फ्यूजन ऑफ गैमिट्स। गैमिट के फ्यूजन से होता है। अब इसमें थोड़ी सी बात आगे चल रही है तो मैं इसको मिटा के लिखवाता हूं, पहले समझ लो इतनी बात। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरियस काइंड ऑफ स्पोर्स होते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है जू स्पोर, वेरियस काइंड ऑफ स्पोर्स होते हैं। और जो सेक्सुअल है वो है बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हैं तो हमें क्या पता चलता है? इसमें होता है, सबसे पहला होता है आइसोगैमस। आइसोगैमस मतलब फ्यूजन ऑफ सेम काइंड ऑफ गैमेट्स, मतलब सेम साइज होता है गैमेट्स के, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ऑफ सेम साइज। अब मैंने आपको दो एग्जांपल बताए थे, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा, वो यहां भी है। एग्जांपल में है यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा, जिसमें यूलोथ्रिक्स जो है वो फ्लैजिलेटेड है या मोटाइल कर सकते हो, और जो स्पायरोगैरा है वो नॉन मोटाइल होता है, ठीक। उसके बाद आता है एनाइसोगैमस। आइसोगैमस हो गया, फिर आता है एनाइसोगैमस। तो एनाइसोगैमस में क्या होता है? एनाइसोगैमस, पहले आइसोगैमी लिख लो, लिख लिया। अब एनाइसोगैमी पे इसमें क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट ऑफ डिसिमिलर साइज। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ऑफ डिसिमिलर साइज। इससे एग्जांपल क्या हो जाएगा? यूडोराइना। और भी है, ठीक है। अब जैसे क्लोरोफियोफाई से पढ़ाऊंगा उसके आगे पता चलता रहेगा। नीचे लिख देते हैं। थर्ड है ऊगैमस। ऊगैमस, ऊगैमस क्या होता है? जो फीमेल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होती है और बड़ी होती है, और जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है और स्मॉलर इन साइज होता है, ठीक है। इसमें जो फीमेल गैमेट होती है और मेल गैमेट,
तो जो फीमेल गैमेट होती हैं वो कैसी होती हैं? लार्जर इन साइज और नॉन मोटाइल, और जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉलर इन साइज और कैसा होता है? मोटाइल होता है। और oogamous का एग्जांपल बोला जाए तो वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, ये इसमें आता है। ठीक है, तो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, oogammy, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि आइसोगैमस क्या होता है, एनाइसोगैमस क्या होता है, oogamous उसके एग्जांपल्स। ठीक है, यहां तक हम लोग जो है एल्गी को भी पढ़ेंगे। अगले लेक्चर हम लोग क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी वो क्लासेस पढ़ेंगे। उसमें कुछ स्पेशल थिंग्स है, अगर आप लेक्चर देखोगे आपको मजा आएगा। ठीक है, फिर हम लोग जो है इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी पढ़ेंगे, फिर उसके अगले लेक्चर में हम लोग ब्रायोफाइट वगैरह कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हम लोग ब्रीफ रिविजन कर लें इसका जल्दी 1 मिनट के अंदर अंदर, हमें क्या पता चलता है कि आज की क्लास में लोगों ने देखा क्या, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लेंदी होते हैं, थोड़े बोरिंग होते हैं, तो अगर हम लोग तुरंत ओवरव्यू लेते चलेंगे, प्रीव्यू जो है, तो काम होता रहेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन सिस्टम को देखा था, क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को देखा था, जिसमें हम लोगों ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को देखा, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी देखा, साइटोटेक्सोनॉमी देखा, कीमोटेक्सोनॉमी देखा, फिर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया एल्गी का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने बताया कि ये क्लोरोफिलस होते हैं, थैलाइड होते हैं, फिर इसका हम लोगों ने हैबिटेट देखा कि पाए कहाँ जाते हैं। ठीक है, फिर इसका हम लोगों ने रिप्रोडक्शन देखा, जिसमें लोगों ने वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।